देखिए हमने ये देख लिया पीपीस हमारे पास ये इसकी मेरिट्स है और ये लिमिटेशंस है पीपीस के कि कुछ फायदे होते हैं और लिमिटेशंस भी है कि हम किस कुछ जगहों पे इनको अगर यूज नहीं कर सकते हर जगह पे पीपीस अगर लोग पहनना पसंद नहीं करते एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आमिर भाई आपकी बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है। अच्छा, हमारे पास कुछ लीगल गाइडेंस भी है कि हमारी रिस्क मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए। कह रहा है कि यूज ऑफ अ मैट्रिक्स कैन हेल्प प्रोवाइड क्लैरिटी कैन सेट इंटरनल रिस्क लेवल्स दैट रिक्वायर एक्शन विद इन सेट टाइम स्केल्स। यानी हम जो मैट्रिक्स यूज करते हैं उस मैट्रिक्स को हमने यूटिलाइज इस तरह करना है कि हम स्पेसिफिक टाइम स्केल्स के मुताबिक अपने रिस्क को एडजस्ट करें। देखो अगर हम अपने रिस्क का कंट्रोल्स नहीं कर पाते हैं इन केस हमारे पास हम सारे सूटेबल एंड सफिशिएंट कंट्रोल मेजर्स भी लगा देते हैं लेकिन हम इतना कम नहीं कर पाते हैं रिस्क को विद इन द टाइम स्केल जो हमारे पास टाइम लाइंस होती हैं। ठीक है, अगर उतना कम नहीं करने पाते एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल तो हम काम नहीं कर सकेंगे। और हमने ये रीजनेबली प्रैक्टिकेबल के 3 फैक्टर्स देखे थे, टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट, उनको भी हमने ध्यान में रखना है। अगर रिस्क बहुत कम भी है तब भी लॉ कहता है कि रिस्क असेसमेंट बनानी ही बनानी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि रिस्क बहुत लो लेवल का है तो आप रिस्क असेसमेंट नहीं बनाओगे तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको लो लेवल ऑफ रिस्क पे भी रिस्क असेसमेंट बनानी पड़ेगी। ठीक है, जिसके हवाले से आपको कानून गाइडेंस देगा, गाइडलाइंस मिलेंगी आपको। सिर्फ इतनी बात कर रहा है। मैंने आपको बताया था, ये बात आपको याद होगी अभी भी, कि जो रिस्क बाकी रह जाता है आफ्टर अप्लाइंग सुटेबल एंड सफिशिएंट कंट्रोल में, दैट रिस्क इज नोन एज, वो क्या कहलाता है? रेजिडुअल रिस्क। रेजिडुअल रिस्क कहलाता है। और आपको ये भी बताया था द रिस्क लेवल वी आर लेफ्ट विद आफ्टर कंट्रोल्स हैव बीन इंप्लीमेंटेड इज रेजिडुअल रिस्क। यानी जब हम कंट्रोल मेजर अप्लाई कर देते हैं उसके बाद जो रिस्क रह जाता है हमारे पास वो रेजिडुअल रिस्क है, बकाया रिस्क है। रिस्क अगर हम एक मुनासिब लेवल तक कम कर लेते हैं, जितने लेवल तक हम कहते हैं कि यार अब एडिक्वेट हो गया, मुनासिब हो गया, अब काम किया जा सकता है, तो दैट रिस्क इज नोन एज अनएक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल रिस्क। ठीक है, टॉलरेबल रिस्क की बीच की कैटेगरी है। यानी ये रिस्क ऐसा है, होता है उस लेवल पे होता है कि हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ कंट्रोल मेजर्स लगा के, जैसे कि पीपीज हैं, वो लगा के हम अपना काम चला लेते हैं, लेकिन हमें अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म पे क्या करना पड़ेगा? इंजीनियरिंग कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगा के इसको किस लेवल पे लाना पड़ेगा? टॉलरेबल रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल। ठीक है, तो कुछ देर के लिए, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते के लिए वैलिड तो होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे हमें अपने रिस्क को अल्टीमेटली एक्सेप्टेबल लेवल पे लाना पड़ेगा। और अगर रिस्क हमारा बहुत ज्यादा है, रिस्क लेवल बहुत हाई है, तो वो दैट वुड बी नोन एज अनएक्सेप्टेबल रिस्क। ठीक है, इफ रिस्क लेवल इज टू हाई, यानी कि हम उस पर काम नहीं कर सकते, हम थोड़े पीपीज लगा के या इंटरम कंट्रोल लगा के भी उस रिस्क को टॉलरेबल लेवल पे नहीं ला सकते हैं, तो फिर वो रिस्क बहुत ज्यादा, उस पर हम काम नहीं करेंगे, हमें सुटेबल एंड सफिशिएंट कंट्रोल में ये लगाने का इंतजार करना पड़ेगा। नाउ रिमाइंडिंग यू अगेन, हमारे 5 स्टेप क्या है रिस्क असेसमेंट के? आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, आइडेंटिफाई द पीपल हु मे बी हार्म्ड एंड हाउ, एवेलुएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस, जो हमारा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप क्या था हमारे पास? रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, राइट? तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम रिकॉर्ड करेंगे, जिसको पेपर पे लिखेंगे? रिस्क असेसमेंट के पेपर में हम क्या क्या चीजें लिखते हैं, बताएं जरा। रिस्क असेसमेंट में क्या क्या चीज लिखते हैं? पहले तो हम जो टास्क कर रहे होते हैं, सिलेक्ट टास्क करते हैं, वो लिखते हैं कि हम कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। एक्टिविटी लिखते हैं भाइयों। आप जो बाकी 2 हैं वो रिस्क असेसमेंट प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, जीएसए वगैरह, तो उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी होती है? सर हर किस्म का हैजर्ड लिखा होता है, उसके बाद उसका हल लिखा होता है। एक हैजर्ड लिखे होंगे, हैजर्ड से कितने रिस्क हैं वो लिखे होंगे कि किस लेवल ऑफ हैजर्ड है, कौन कौन से हैजर्ड हैं। ठीक है, और जी उसके बाद उसकी प्रिकॉशंस लिखी होगी, प्रिकॉशन कंट्रोल मेजर्स लिखे होंगे, और फिर उसके अलावा वो ना जो हैजर्ड्स होते हैं, जो रिस्क होता है वो क्वांटिफाई हुआ होता है, मतलब उसको ना नंबरिंग की होती है उसकी। आप रिस्क असेसमेंट देखो, रिस्क असेसमेंट बताओगे लेवल ऑफ रिस्क क्या है, आप ये बताओगे कि रिस्क क्या नाम है, जिस तरह आपने बताया हैजर्ड क्या है, कंट्रोल मेजर्स क्या है, एक्टिविटी क्या परफॉर्म हो रही है, डेट टाइम तक भी लिखोगे, किस, फिर जो बनाने वाला है उसका नाम, कंपिटेंट बंदे का नाम, फॉर एग्जांपल जिसने रिस्क असेसमेंट बनाई, अप्रूव हुई, उनके नाम नहीं लिखे होते फ्रंट ऑफ द रिस्क असेसमेंट पे बनाने वालों के। यस सर। ठीक है,
रिव्यू डेट भी लिखी होती है कि नेक्स्ट रिव्यू कब किया जाना है। तो ये सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में यही चीज होगी कि आपने क्या, एडिशनल कंट्रोल मेजर भी। ठीक है, आप देख लेते हैं कि एरिया क्या है, हैजर्ड्स क्या है, कौन कौन से लोग एट रिस्क हैं, जो हम रिस्क लगा रहे हैं उनकी एडिक्वेसी के कंट्रोल्स के, और एडिशनल कंट्रोल मेजर अगर हमें लगाने पड़ जाते हैं तो कौन कौन से एडिशनल कंट्रोल मेजर होंगे। जिस बंदे ने ये रिस्क असेसमेंट बनाई है, कॉम्पिटेंट बंदे ने, उसका नाम लिखा होगा और रिव्यू डेट लिखी होगी कि नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल आज अगर मैंने 20 सितंबर को बनाई है तो नेक्स्ट रिव्यू डेट भी 20 सितंबर 2021 की होनी चाहिए, या एक साल हो सकता है, या 6 महीने बाद रिस्क असेसमेंट नॉर्मली रिव्यू होता है। और रिव्यू डेट्स का मतलब है कि हमें रिव्यू करना पड़ेगा। तो रिव्यू में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, कब 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 हम रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करेंगे। सर अगर किसी जगह पे टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाए ठीक या है, एक्टिविटी चेंज हो जाए, ठीक उस है, तो हैजर्ड भी चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल, इक्विपमेंट चेंज हो जाए, ठीक है, इक्विपमेंट चेंज हो जाए। की पर्सनल चेंज हो जाए, रिस्क असेसमेंट बनाने वाला या कोई टॉप मैनेजमेंट का बंदा चेंज हो जाए, तो वो नया बंदा जो आता है वो अपनी मर्जी के मुताबिक रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करवाता है, ठीक है। जिस एनवायरनमेंट में पहले काम हो रहा था वो वर्किंग एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, या एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, नियर मिस हो गई है, इल हेल्थ कोई केसेस हो गए इस तरह के जो नहीं होने चाहिए थे, आपके खिलाफ कानूनी लेजिस्लेशन कार्रवाई चेंज। हो गई है, लेजिस्लेशन चेंज हो, कानून चेंज हो गया है। ये अल्टीमेटली पीरियोडिकली तो हमने करनी है, यानी पीरियोडिकली का मतलब है साल बाद, 6 महीने बाद तो हम करेंगे, ठीक है। तो ये सर जी, रिव्यू के, हेलो जी, ये एरिया के ऊपर भी डिपेंड करती है सर। देखें आप एक क्रेन लिफ्टिंग करवा रहे हैं, ऐसे एरिया यस में सर। क्रेन लिफ्टिंग करवा रहे हैं जहाँ पे आसपास कोई ऐसा चीज नहीं है, सहरा है, और दूसरी क्रेन लिफ्टिंग आप ऐसी जगह पे करा रहे हैं जहाँ आसपास सारी पाइपलाइंस हैं, यस लाइव सर। प्लांट पे करा रहे हैं, तो क्या हैजर्ड चेंज नहीं होगा, यस सर। ठीक है। तो इन वर्किंग एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है कि किस जगह पे आप काम कर रहे हैं, प्रोसेस चेंज है, सब कोई इक्विपमेंट यूज करे, पहले कोई और इक्विपमेंट यूज कर रहे थे, जब कोई नया इक्विपमेंट आएगा उसके अपने हैजर्ड्स होंगे, फिर भी आपको रिव्यू करनी पड़ेगी। और तब वैलिड नहीं होती जब एक्सीडेंट हो जाए, नियर मिस हो जाए, इल्स हो जाए, या जिन लीगल स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो कर रहे थे, कानून को फॉलो कर रहे थे, या कोई स्टैंडर्ड्स फॉलो करते, जैसे ISO के, ILO के स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे थे, तो वो चेंज हो जाए तो उसके बाद भी रिव्यू करना पड़ता है। और ये चीज आपको पता है पीरियोडिकली का मतलब क्या है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद तो आपने चेंज करना ही करना है इसे, ठीक है, जैसे 6 महीने या साल बाद। अच्छा, वर्ल्ड लेवल केसेस के हमने देख लिए थे कौन कौन से होते हैं, लोन वर्कर के क्या हैजर्ड होते हैं। हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ चेंज, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ चेंज का वर्ड सुन के क्या जहन में बात आती है? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना हो तो उसको मैनेज करने के लिए सर। ऑर्गेनाइजेशन में किसी किस्म का चेंज आए, यानी कोई काम है ऐसा, एक्सकेवेशन का वर्क हो रहा है कहीं पे रेनोवेशन हो रही है, किसी किस्म का टेम्परेरी वर्क हो, या प्लांट एंड इक्विपमेंट में कोई चेंजिंग आए, तो फिर आप उसकी मैनेजमेंट कैसे करोगे, किस तरह की चीजों को कंसीडर करोगे? ऑब्वियसली जब चेंज आता है तो उसके रिस्क भी चेंज होते हैं, उससे एसोसिएटेड आपके पास कंट्रोल मेजर्स भी आपको रिकंसिडर करने पड़ेंगे। आप एक घर बना रहे हो, अपना बना हुआ घर है उसको दोबारा डिमोलिश करके बना रहे हो, तो डिमोलिशन इज अ चेंज दैट यू आर ब्रिंगिंग टू योर होम, तो उधर आपने मैनेजमेंट उस हिसाब से चेंज करनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि चेंजेस टू वर्क प्रोसेसेस, इक्विपमेंट, प्रैक्टिस एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, ये चेंज आप लेके आते हो। इसमें कुछ एग्जांपल्स इसने दिए हैं कि टेम्परेरी वर्क में अगर मेंटेनेंस का काम हो रहा है, रेनोवेशन का, डिमोलिशन, एक्सकवेशन का काम हो रहा है, या कोई शॉर्ट टर्म बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, तो वो चेंज है। चेंज की सूरत में आप क्या प्रिंसिपल्स अपनाते हो? चेंज की सूरत में ऑब्वियसली आप रिस्क असेसमेंट को देखोगे कि पहले क्या थी रिस्क असेसमेंट, अब हम देखेंगे कि इस चेंज के बाद रिस्क असेसमेंट में कोई चेंजिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपने उस रिस्क असेसमेंट को या जो भी चेंजिंग आई है उसको अपनी पूरी कंपनी के साथ, जितनी भी अफेक्टेड पार्टीज हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, आपके मैनेजर्स हैं, या जो आसपास की एक्सटर्नल या इंटरनल पार्टीज हैं जो अफेक्ट होंगी इस चेंज के साथ, उनको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना है। इसको मैनेज कौन कराएगा चेंज को? ऑब्वियसली वो लोग कराएंगे जिनका कॉम्पिटेंसी लेवल हाई है, जैसे कॉम्पिटेंट मैनेजर्स, वर्कर्स। इनकॉम्पिटेंट लोग ऑब्वियसली इसको मैनेज नहीं कराएंगे। जब आपने मैनेजमेंट करवानी है, आपने एरिया को सेग्रीगेट करवाना है, ठीक है, यानी एक जगह जहाँ पे
डिमोलेशन होनी है। आपके घर की एग्जांपल देता हूँ, घर है जिसका एक कमरा आपने कंस्ट्रक्ट कराना है, तो वहां से धूल मिट्टी सब कुछ उड़ेगा, तो आप बाकी घर को उससे सेपरेट आउट कर देते हो, राइट, सेग्रीगेट कर देते हो, उस एरिया में रहते हो जहाँ पे काम नहीं हो रहा। तो काम इसी तरह वर्क साइट में जब एक एरिया में काम हो रहा होता है उसको सेग्रीगेट करके आप दूसरे एरिया जहाँ पे काम हो रहा है उस एरिया को सेग्रीगेट कर देते हो दोनों पोर्शन, ताकि एक जगह के हैजर्ड्स दूसरी जगह को अफेक्ट ना करें। आप देखते हो कि आपके जो चेंज ला रहे हो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर इस चेंज के दौरान कोई हादसा पेश आता है तो क्या इमरजेंसी प्रोसीजर्स बनेंगे, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ चांस कि उस एक्टिविटी के दौरान कोई हादसा पेश आ सकता है, तो उसकी सूरत में आपने इमरजेंसी प्रोसीजर्स के अडॉप्ट करने हैं। और इन दी एंड आप वेलफेयर को कभी भी निगलेक्ट नहीं करोगे, यानी कि वर्कर्स के पीने का साफ पानी, उनके टॉयलेट फैसिलिटी, हैंड वॉश फैसिलिटीज। अक्सर आप देखते हो आपको सहराओं में काम करना पड़ता है, डेजर्ट एरिया में नया प्रोजेक्ट लगाना है कोई, या कोई इस तरह का काम करना है जहाँ पे आपको टॉयलेट फैसिलिटी इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होगी, पीने का साफ पानी इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होगा, तो उसके लिए आपकी मैनेजमेंट ने काम करना है। ठीक है, क्लियर है ये बात, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। तो ये चेंज अगर किसी जगह पे चेंज आएगी तो हम इन फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का, लेकिन वो हम कल से कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, आज हमने रिस्क असेसमेंट को क्लोज कर दिया, स्टार्ट की थी बड़ी डिटेल में हमने रिस्क असेसमेंट इसलिए की है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस भी आपको आपके जो भी सिनेरियो आएगा रिटन सिनेरियो एग्जाम में इसी से रिलेटेड सिनेरियो उन्होंने बनाया होगा, रिस्क असेसमेंट नहीं बनी हुई, ये नहीं हुआ, सेफ सिस्टम वर्क डेवलप नहीं हुए, तो इस लिहाज से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी तवज्जो से रिस्क असेसमेंट वाले टॉपिक को करें, अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता तो मुझसे कांटेक्ट कर लें आप। ठीक है, चले भाइयों, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।